नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी पर। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ आज की खबर में मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। अगले आधे घंटे में होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। राज्यों की सुर्खियों और मौसम के हाल पर भी डालेंगे नजर। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भारत दौरे पर इजराइल के संसद नेसेट के स्पीकर आमिर ओहाना। संसद भवन में उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से की मुलाकात। आपसी संबंधों को और बेहतर बनाने पर जोर। भारत इजराइल की साझी रणनीति आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दुनिया को देगी नई दिशा। इजरायली संसद के स्पीकर आमिर ओहाना से मुलाकात में बोले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। दोनों देशों की संसदों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन। विदेश व्यापार नीति 2023 की वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने की घोषणा। कहा, निर्यात बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर वैश्विक प्रयास शुरू करेगा भारत। 2030 तक देश का निर्यात $2 ट्रिलियन करने का लक्ष्य। वित्तीय वर्ष के आखिरी दिन शेयर बाजार में जोरदार तेजी। सेंसेक्स में 1031 अंकों का उछाल। निफ्टी भी 279 अंकों की बढ़त के साथ बंद। एशिया और यूरोप के बाजारों में भी तेजी का रुख। और आईपीएल 2023 का आगाज आज से। 4 बार की विजेता चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच पहला मुकाबला। प्ले ऑफ फाइनल मैच को छोड़कर होंगे 70 लीग मैच। और अब खबरें विस्तार से। इजराइल के संसद नेसेट के स्पीकर आमिर ओहाना भारत दौरे पर हैं। उन्होंने आज संसद भवन में उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने संसदीय संबंधों सहित द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न क्षेत्रों पर चर्चा की। आपसी संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी जताई। आमिर ओहाना के नेतृत्व में एक इजरायली संसदीय शिष्टमंडल 31 मार्च से 4 अप्रैल 2023 तक भारत का दौरा कर रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इजराइल के संसद नेसेट के स्पीकर आमिर ओहाना से आज संसद भवन में मुलाकात की। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने इजराइल और भारत के बीच घनिष्ठ संबंधों का जिक्र किया और कहा कि आतंकवाद दोनों देशों के लिए चिंता का विषय है और इस विषय पर साझी रणनीति आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दुनिया को नई दिशा देगी। दोनों देशों की संसदों के बीच सहयोग बढ़ाए जाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए। इजराइल के संसद नेसेट के स्पीकर आमिर ओहाना की अगुवाई में आए शिष्टमंडल के सदस्यों ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत और इजराइल जैसे लोकतांत्रिक देशों को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोग बढ़ाना चाहिए। दोनों देशों की साझी रणनीति आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दुनिया को नई दिशा देगी। लोकसभा अध्यक्ष ने प्रतिनिधि मंडल का स्वागत करते हुए कहा कि इजराइल और भारत के बीच पारंपरिक रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं तथा दोनों की मजबूत लोकतांत्रिक विरासत भी रही है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत और इजराइल के बीच संबंध अब और अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों संसदों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए और सामूहिक चर्चा और संवाद के आधार पर एक कार्य योजना तैयार करनी चाहिए। वहीं नेसेट के स्पीकर आमिर ओहाना ने कहा कि भारत और इजराइल दोनों पुरानी सभ्यताएं हैं और समय के साथ दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत हुए हैं। दोनों देश मिलकर वैश्विक चुनौतियों से निपटेंगे। उन्होंने कहा कि सहयोगी लोकतंत्र के रूप में दोनों देशों में कई समानताएं हैं, जिसमें विविध संस्कृतियों का सम्मान करना, लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करना और लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं के अनुसार काम करना शामिल है। सरकार ने विदेश व्यापार नीति 2023 पेश की, जिसका उद्देश्य प्रोत्साहन के बजाय छूट और पात्रता आधारित व्यवस्था को अपनाने के जरिए देश के निर्यात को 2030 तक $2000 अरब तक पहुंचाना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एफटीपी 2023 से पर्दा हटाया। यह 1 अप्रैल 2023 से प्रभाव में आएगी। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत निर्यात बढ़ाने के लिए अगले 4 महीने में बड़े पैमाने पर वैश्विक प्रयास शुरू करेगा। दिल्ली में विदेश व्यापार नीति 2023 से 28 की घोषणा करते हुए पीयूष गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि 2030 तक देश का निर्यात $2 ट्रिलियन हो जाएगा।
उन्होंने कहा कि विदेश व्यापार नीति 2023 से ई कॉमर्स निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा और 2030 तक ये 200 से 300 बिलियन डॉलर का हो जाएगा। पीयूष गोयल ने कहा कि पहले वित्त वर्ष 2023 की कुल निर्यात 750 बिलियन डॉलर करने का लक्ष्य था, पर अब यह 765 से 770 बिलियन डॉलर रहेगा। विदेश व्यापार नीति भारतीय रुपए में भी व्यापार को प्रोत्साहन देगी। डीजीएफटी के मुताबिक चालू वित्त वर्ष की समाप्ति तक भारत का कुल निर्यात 760 से 770 अरब डॉलर तक रह सकता है, जो 2021-22 में 676 अरब डॉलर था। पिछली नीति 5 साल की अवधि के लिए 1 अप्रैल 2015 से प्रभाव में आई थी, लेकिन कोरोना वायरस महामारी फैलने की वजह से इसे कई बार विस्तार दिया गया। अंतिम बार इसे सितंबर 2022 में 31 मार्च 2023 तक के लिए विस्तार दिया गया था। नई एफटीपी में निर्यात उत्कृष्ट शहरों में 4 नए शहरों को शामिल किया गया है, जिनमें फरीदाबाद, मुरादाबाद, मिर्जापुर और वाराणसी हैं। ये पहले से मौजूदा 39 टीईई के इतर हैं। नई एफटीपी का लक्ष्य भारतीय रुपए को वैश्विक मुद्रा बनाने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में घरेलू मुद्रा को बढ़ावा देने का है। काबिलियत की कोई कमी नहीं है, संभावनाओं की कोई कमी नहीं है। हमको अपना मन में ठान लेना है, मन बना लेना है। मन बनाना है कि हमको जहां भी अपॉर्चुनिटी दिखे किसी को भी छोड़ना नहीं है। हर प्रकार से एक निर्यात का विस्तार हो, अलग अलग देशों में हो, अलग अलग क्षेत्र में हो। स्वाभाविक रूप से जहां हमारी कंपेटिटिव एडवांटेज है वहीं पे हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। जैसा कॉमर्स सेक्रेटरी ने भी कहा, और मेरे बारे में तो शायद आप सब अच्छी तरह अभी समझ ही गए कि उस सब्सिडीज और क्लचेस के भरोसे तो मैं मानता ही नहीं हूं कि कोई भी इंडस्ट्री अथवा कोई भी काम सफल हो सकता है। मेरा मानना है हमारी क्षमता बलबूता पे ही हो सकता है। वहीं केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने डिजिटल माध्यम से गुजरात में अपनी गांधीनगर लोकसभा सीट के हिस्से माणसा शहर में कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन किया और अन्य की आधारशिला रखी। 56 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं में चंद्रसर झील का नवीनीकरण, अन्य जलाशयों को जोड़ना और उन्हें नर्मदा के पानी से भरना और भूमिगत सीवरेज नेटवर्क शामिल है। इस अवसर पर अमित शाह ने निजी दानदाताओं की मदद से मानसा में एक मौजूदा सरकारी अस्पताल के उन्नयन के साथ साथ भविष्य में इस सुविधा से जुड़ा एक मेडिकल कॉलेज शुरू करने की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों के दौरान भारतीय जनता पार्टी सरकार ने मानसा विधानसभा क्षेत्र में लगभग 1182 करोड़ रुपए के विकास कार्य किए हैं। इनमें मानसा कालोल राजमार्ग का निर्माण भी शामिल है, जिसने गांधीनगर जिले के इन 2 शहरों के बीच यात्रा के समय को काफी कम कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मिलिट्री कमांडर कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। वर्तमान स्थिति को देखते हुए सम्मेलन को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसका मुख्य जोर राष्ट्रीय सुरक्षा, तीनों सेनाओं के बीच समन्वय बढ़ाने और भविष्य में साथ मिलकर काम करने के लिए थिएटर कमांड फॉर्मेट को आगे बढ़ाना है। इसके अलावा युद्ध के समय में सेना की रणनीति, रक्षा मामलों में आत्मनिर्भरता और रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र पर भी विचार विमर्श हो रहा है। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी और नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार सहित तीनों सेनाओं के शीर्ष कमांडर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन की थीम है रेडी, रिसर्जेंट एंड रेलिवेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सम्मेलन को संबोधित करेंगे। देश में एक दिन में कोरोना के 3000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 15,208 पर पहुंच गई है। संक्रमण की दैनिक दर 2.61% और साप्ताहिक दर 1.91% है। देश में अभी 15,208 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 0.03% है। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.78% है। कोविड-19 से मृत्यु दर 1.19% है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक कोविड-19 रोधी टीकों की 220.65 करोड़ खुराक लगाई जा चुकी है। और अब नजर डालते हैं कुछ और प्रमुख समाचारों पर।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट श्रेणी में भारत के लिए पहला ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले वृत्तचित्र द एलिफेंट विस्परर्स के निर्माण से जुड़ी टीम के सदस्यों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। पिछले कुछ समय से सांस लेने संबंधी दिक्कतों के बाद फ्रांसिस को बुधवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उनमें श्वसन संक्रमण की पुष्टि हुई थी। इंदौर के एक मंदिर में रामनवमी पर बृहस्पतिवार को आयोजित हवन के दौरान पुरातन बावड़ी की छत धंसने से मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 36 पर पहुंच गई है। देश के सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए एक संशोधित ऋण गारंटी योजना शनिवार से लागू होगी। इसमें 1 करोड़ रुपए तक के कर्ज के लिए वार्षिक गारंटी शुल्क अधिकतम 2% से घटकर 0.37% किया जा रहा है। सीजीटी एमएससी ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। यूरो मुद्रा का इस्तेमाल करने वाले 20 यूरोपीय देशों में मार्च के दौरान मुद्रास्फीति दर घटकर 6.9% पर आ गई है। ये 1 साल का सबसे निचला स्तर है। वहीं महीनों तक बढ़ने के बाद ऊर्जा के मूल्य में तीव्र गिरावट आई है, जिससे महंगाई दर घटी है। अमेरिकी सीनेट ने प्रबंधन और संसाधन विदेश उप मंत्री पद के लिए भारतीय अमेरिकी रिचर्ड वर्मा के नाम की पुष्टि कर दी है। सीनेट में वर्मा की नियुक्ति के पक्ष में 67 और विरोध में 26 वोट पड़े। ताइवान के राजनयिक साझेदारों के कमजोर पड़ने और प्रतिद्वंदी चीन की तरफ से झुकाव प्रदर्शित करने के बीच ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग-वेन इस सप्ताह मध्य अमेरिका की यात्रा पर हैं। वो इस दौरान ताइवान के बाकी सहयोगियों के साथ संबंधों को मजबूत करने की कोशिश करेंगी। रूस ने लंबी दूरी तक मार करने वाले अपने हथियारों से यूक्रेन के कई इलाकों में बमबारी की, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए। रूस ने यह कार्रवाई ऐसे समय में की जब यूक्रेनियाई बूचा शहर को पड़ोसी देश की सेना से मुक्त कराने के 1 वर्ष पूरा होने का जश्न मना रहे थे। उत्तरी सूडान में सोने की एक खदान में धंसने से कम 10 मजदूरों की मौत हो गई। वहीं अभी भी कई मजदूर लापता हैं। मजदूरों के खदान के भूजल के नीचे फंसे होने की आशंका है। प्रख्यात लेखिका सारा थॉमस का उम्र संबंधी बीमारियों के कारण उनके आवास पर निधन हो गया। वे 88 वर्ष की थीं। थॉमस को 2 बार केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और आज की खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए संसद टीवी के साथ। India became free 75 years ago. We all know we have fundamental rights, but we also know we have fundamental duties. The duty towards our nation to defend our country, our Bharat, and render national service in any way when called upon to do so. देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। जय हिंद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं आज की खबर। बढ़ते हैं आगे और अब नजर डालते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों पर। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने वर्चुअल माध्यम से उत्तराखंड में कई बड़ी योजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने 500 बेड वाले अस्पताल का शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी के आह्वान के बाद राज्य विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से पुडुचेरी को राज्य का दर्जा देने का आग्रह किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के पढ़े लिखे युवाओं को 1 अप्रैल से हर महीने 2500 रुपए का बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप विजेता स्वीटी बुरा और नीतू घनघस को सम्मानित किया और उन्हें हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा नियम के तहत ग्रुप बी की नौकरी का ऑफर लेटर और 40 लाख की राशि पुरस्कार स्वरूप भेंट किए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में ओडीओपी के अंतर्गत विभिन्न पुरस्कार और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना अंतर्गत टूल किट का वितरण किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी पर नजर रख रही है और हर प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। दिल्ली में बृहस्पतिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 295 नए मामले सामने आए थे। दिल्ली की एक अदालत ने सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। दिल्ली नगर निगम ने अगले 6 महीनों में आवश्यकता के अनुसार हरित पट्टी बनवाकर और जिम सुविधाओं को दुरुस्त कर 1000 बड़े उद्यानों का पुनरुद्धार करने की योजना बनाई है। वित्त वर्ष 2022-23 के आखिरी दिन प्रमुख सूचकांक बीएसई सेंसेक्स में 1031 अंक से अधिक की तेजी रही। शेयर बाजार में विदेशी कोषों की ताजा आवक से भी कारोबारी धारणा मजबूत हुई। 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 1031.43 अंक यानी 1.78% बढ़कर 58,991.52 अंक पर बंद हुआ। दिन के कारोबार में सूचकांक 1108.38 अंक तक चढ़ गया था। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 279.05 अंक यानी 1.63% चढ़कर 17,359.75 पर बंद हुआ। एशिया के अन्य बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्की, हांगकांग का हैंग सेंग और चीन का शंघाई कंपोजिट बढ़त के साथ बंद हुआ। यूरोपीय बाजार दोपहर के सत्र में बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। अमेरिकी बाजार तेजी के साथ बंद हुए। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड ने 3 महीने में 7वीं बार अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है और नेपाली कांग्रेस सहित 5 नए दलों के मंत्रियों को शामिल किया है। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास में नवनियुक्त मंत्रियों को राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। नेपाली कांग्रेस में आंतरिक विवादों के कारण पहले चरण में पार्टी के कुल 4 नेताओं को मंत्री नियुक्त किया गया था। 7वीं बार फेरबदल के बावजूद मंत्रिमंडल अभी पूरी तरह आकार नहीं ले पाया था। प्रचंड अभी भी विदेश मंत्रालय, कानून न्याय और संसदीय मामले, वन और पर्यावरण, स्वास्थ्य और जनसंख्या तथा युवा और खेल मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। संवैधानिक प्रावधान के अनुसार मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री सहित 25 से अधिक मंत्री नहीं हो सकते। प्रचंड ने पिछले साल 26 दिसंबर को नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। तुर्की की संसद ने नाटो में शामिल होने की फिनलैंड की अर्जी पर मुहर लगा दी है, जिससे नार्डिक देशों के पश्चिमी देश के सैन्य गठबंधन का हिस्सा बनने की अंतिम बाधा भी दूर हो गई है। तुर्की की संसद में मौजूद सभी 276 सांसदों ने सर्वसम्मति से फिनलैंड के दावे के पक्ष में वोट किया। इसके कुछ दिन पहले हंगरी की संसद ने भी फिनलैंड को नाटो में शामिल किए जाने का समर्थन किया था। बता दें कि 1 साल पहले यूक्रेन पर रूस के आक्रमण से चिंतित फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो से न जुड़ने की अपनी दशकों पुरानी नीति छोड़ दी थी
और सैन्य गठबंधन में शामिल होने के लिए आवेदन किया था। गौरतलब है कि फिनलैंड और स्वीडन के 30 सदस्यीय नाटो में शामिल होने के लिए सभी सदस्यों की सहमति आवश्यक है। तुर्की और हंगरी फिनलैंड को इस सैन्य गठबंधन का हिस्सा बनाने की सहमति देने वाले आखिरी 2 नाटो सदस्य हैं। आईपीएल के 16वें सीजन का आगाज हो गया है। डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटंस ने ओपनिंग मैच में 4 बार की चैंपियंस चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है। इससे पहले हुई रंगारंग ओपनिंग सेरेमनी में प्लेबैक सिंगर अरिजीत सिंह, तमन्ना भाटिया और रश्मिका मंदाना ने शानदार परफॉर्मेंस दी। इंडियन प्रीमियर लीग में कुल 10 टीमें भाग ले रही हैं, जिसमें प्ले ऑफ और फाइनल मैच को छोड़कर कुल 70 लीग मैच होते हैं। इस टूर्नामेंट में कुछ ऐसे बदलाव किए जा रहे हैं जो बड़ा प्रभाव छोड़ सकते हैं। इस बार इंपैक्ट प्लेयर नियम शुरू किया जाएगा, जबकि वाइड और कमर से ऊपर की नो बॉल के लिए डीआरएस का सहारा लिया जा सकेगा। और आज की खबर में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं मध्य प्रदेश में आयोजित तीनों सेनाओं के बैंड संगीत कार्यक्रम की तस्वीरों के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए सनसद टीवी। नमस्कार।